जय हिंद। स्वागत है आपका अपने स्टडी 24 झारखंड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 12 के छात्रों के हिस्ट्री अर्थात इतिहास के चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 15 तक के सभी 15 चैप्टर के 10-10 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर बताने वाला हूं, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, अगर आप लोग इन सभी 150 प्रश्नों के उत्तर को देख लेते हैं तो आपको बोर्ड परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ साथ सब्जेक्टिव प्रश्नों को भी हल करने में सुविधा होगी। तो दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सभी प्रश्नों के उत्तर को देखते हैं। और दोस्तों, आपका इतिहास विषय का पहला चैप्टर है ईंट मनके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता। और इस चैप्टर का जो पहला VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वह है कि हड़प्पा का उत्खनन किया था। हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था 1921 ईस्वी में। दोस्तों, इसके अलावा मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, रंगपुर इत्यादि जो पुरातात्विक स्थल हैं तो उसका उत्खनन कब किसने किया और वो कहाँ पर स्थित है उसे भी याद करके रख लीजिएगा, ताकि बोर्ड एग्जाम में आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो। दोस्तों, इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो दूसरा प्रश्न आपका है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वां राजधानी थी तो कौन थी? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है, यानी कि ये आपका सही उत्तर है। इसका तीसरा प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर है वो आपका मोहनजोदड़ो था, जो आपका ऑप्शन नंबर ये में है। इसका चौथा प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की? तो मोहनजोदड़ो की खोज की थी राखाल दास बनर्जी ने, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो पांचवा प्रश्न है वह है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहां पर मिले हैं? तो ये आपको मिले हैं बी, यानी कि मोहनजोदड़ो में। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका इस चैप्टर का जो छठा महत्वपूर्ण प्रश्न है वह है कि लोथल कहां पर स्थित है? तो ये लोथल आपका कहां पर स्थित है? गुजरात में। ऑप्शन नंबर ये आपका सही है। इसका सातवां प्रश्न है कि कालीबंगा कहां पर स्थित है? तो कालीबंगा आपका राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आठवां प्रश्न है कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है? तो इसमें जो हम लोग देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए में साहित्य है, बी में सिक्के हैं, सी में अभिलेख है और डी में भग्नावशेष है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, साहित्य। इसका नौवां प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है वो होता है मृतकों का टीला। दोस्तों, इसका आगे हम लोग बढ़े तो आगे आपका 10वां प्रश्न है जिसमें पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण मिला है। हल जो है जिसका प्रयोग खेती करने में किया जाता था, तो इसका प्रमाण कहां पर मिला है? तो इसका आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कालीबंगा में। कालीबंगा कहां पर है? राजस्थान में है। दोस्तों, इसके बाद अगला आपका चैप्टर है राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं। और इस चैप्टर का आपका जो पहला VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वह है कि कौटिल्य की कीर्ति है। तो कौटिल्य ने किसको लिखा है? तो अर्थशास्त्र को लिखा है। ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ें तो आपका इस चैप्टर का दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक था चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने मौर्य वंश की स्थापना की थी। इसका तीसरा प्रश्न है कि भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त को। दोस्तों, ये जो नेपोलियन है, नेपोलियन फ्रांस का सम्राट था और वो वहां पर 1804 ईस्वी में सम्राट बना था। तो भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को, जो आप लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में देख रहे हैं। दोस्तों, इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो चौथा प्रश्न है वह है कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। इसका पांचवा प्रश्न है कि प्रयाग परिस्थिति का संबंध किस गुप्त शासक से है? तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त के शासनकाल में। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोगों ने 5 प्रश्नों के उत्तर को देखा। इसका छठा प्रश्न है कि इंडिका की रचना किसने की थी? तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है और इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मेगास्थनीज। दोस्तों, इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो 7वां प्रश्न है
कि मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था। तो मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक था ऑप्शन नंबर ये अशोक। यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं ये पहला शासक था, ये दूसरा शासक था और ये जो आपका है तीसरा शासक था अशोक। इसके बाद 8वां प्रश्न है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। तो दोस्तों अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कौटिल्य चाणक्य। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आपके दूसरे चैप्टर का जो 9वां महत्वपूर्ण प्रश्न है वह है कि वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है। तो इसको क्या कहा गया है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गणतंत्र। ठीक है, इसका 10वां प्रश्न है कि अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये, मौर्य वंश का। तो इस तरह से हम लोगों ने दूसरे चैप्टर के सभी 10 प्रश्नों के उत्तर को भी देख लिया। दोस्तों इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आपका इतिहास का जो तीसरा चैप्टर है सामाजिक इतिहास महाभारत के विशेष संदर्भ में, और इस चैप्टर का पहला भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि महाभारत की रचना किसने की। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, वेद व्यास ने। दोस्तों वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी और वहीं पर रामचरितमानस की रचना किसने की थी, आप लोग कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। इसका दूसरा प्रश्न है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है। तो महाभारत की रचना हुई है संस्कृत भाषा में, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका सही है। तो इस तरह से हम लोगों ने तीसरे चैप्टर के 2 प्रश्नों के उत्तर को देखा। इसका तीसरा प्रश्न है कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिन तक चला था। तो दोस्तों ये 18 दिन तक चला था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। चौथा प्रश्न है कि महाभारत में कुल श्लोकों की संख्या क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1,02,17। तो इस तरह से 4 प्रश्न के उत्तर को देखा। दोस्तों इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो 5वां प्रश्न है कि ऋग्वेद की रचना कब हुई थी। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर गलती से सी हो गया है, यहाँ डी होना था, यहाँ पर सी होना था। तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर डी, यानी कि 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 800 ईसा पूर्व के बीच में। इसका छठा प्रश्न है कि भगवत गीता का अंग्रेजी में किसने अनुवाद किया है। तो दोस्तों इसका जो अनुवाद करने वाले हैं वो है आपके ऑप्शन नंबर ये वाले, चार्ल्स विल्किन ने। तो इस तरह से छठे प्रश्न के उत्तर को हम लोगों ने देखा। इसका 7वां प्रश्न है कि महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 102वें अध्याय। तो इस तरह से हम लोगों ने इसके उत्तर को देखा। इसका 8वां प्रश्न है कि कर्मणे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन श्रीमद्भागवत गीता के किस अध्याय में वर्णित है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2 अध्याय में। दोस्तों इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आपका इस चैप्टर का 9वां प्रश्न है कि गंगा पुत्र किसे कहा जाता है। तो दोस्तों गंगा पुत्र कहा जाता है भीष्म को, ऑप्शन नंबर सी। इसका 10वां प्रश्न है कि महाभारत में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों इस तरह से आपका जो इतिहास का तीसरा चैप्टर था उसके 10 प्रश्नों के उत्तर को हम लोगों ने देखा। इसका चौथा चैप्टर आपका है विचारक, विश्वास और इमारतें, सांस्कृतिक विकास। और इस चैप्टर का जो पहला भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वह है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बोध गया में। इसका दूसरा प्रश्न है कि बुद्ध चरित्र की रचना किसने की है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वान भट्ट ने की है। तो इस तरह से चौथे चैप्टर के 2 प्रश्नों के उत्तर को देखा। इसका तीसरा प्रश्न है कि कुंडल वन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुआ था। तो ये आपका हुआ था ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क के शासन काल में। तो इस तरह से हम लोगों ने तीसरे प्रश्न के उत्तर को भी देखा। चौथा प्रश्न है कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों पुराणों की संख्या जो है वो 18 है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। 5वां प्रश्न है कि प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी। तो ये आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक ने शुरू की थी। तो इस तरह से 5वें प्रश्न के उत्तर को भी हम लोगों ने देख लिया। इसका छठा प्रश्न है कि वेदों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों वेदों की संख्या 4 है। और कौन कौन सा आप लोग जानते हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और एक क्या होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। इसका 7वां प्रश्न है कि श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है।
तो इसका सही उत्तर होगा जैन धर्म से। झारखंड का जो पारसनाथ है वो जो है जैन धर्मावलंबियों का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। और यहाँ पर जो पूछा गया था कि श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है, तो जैन धर्म से है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ तक के प्रश्नों के उत्तर को देखा। इसके बाद 8वां प्रश्न है कि स्तूप संबंधित है, तो स्तूप किससे संबंधित है, तो ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है। इसका 9वां प्रश्न है कि महावीर का जन्म हुआ था, तो महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कुंडलवन वैशाली में। इसका 10वां प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कपिलवस्तु में। दोस्तों इसके बाद आपके इतिहास विषय का 5वां चैप्टर है मुगल साम्राज्य कृषि संबंध। और इस चैप्टर का जो पहला VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वह है कि आईने अकबरी किसने लिखी, तो दोस्तों आईने अकबरी किसने लिखा था, ये लिखा था अबुल फजल ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। इसका दूसरा प्रश्न है कि अकबरनामा की रचना किसने की थी, तो इसकी रचना भी किसने किया था, अबुल फजल ने किया था। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो तीसरा प्रश्न है वह है कि अकबर ने अबुल फजल से अपने समय के काल का इतिहास लिखवाया, प्राचीन काल में ऐसी परंपरा कहाँ थी, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये, चीन में। इसका चौथा प्रश्न है कि आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 5 भागों में विभक्त है। इसका हम लोग आगे बढ़ें तो इस चैप्टर का आपका 5वां प्रश्न है कि अकबरनामा एवं आईने अकबरी के अनुवादक कौन थे, तो यहाँ पर जो हम लोग ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन ए में दिया वेब्रिज, बी में दिया जेरेट और सी में दिया बलोचमैन और यहाँ पर दिया है डी में सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। इसका 6ठा प्रश्न है कि अबुल फजल कृत आईने अकबरी में किसके शासन का वर्णन है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर के शासन का वर्णन है। इसका 7वां प्रश्न है कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था, तो दोस्तों अकबर का जो वित्त मंत्री था वो था टोडरमल, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो 8वां प्रश्न है कि किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अकबरनामा। अकबरनामा में आदम से लेकर के अकबर तक के काल का इतिहास मिलता है। इसका 9वां प्रश्न है कि तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था, तो दोस्तों ये प्रतिबंध लगाया था जहांगीर ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो 5वां चैप्टर का अंतिम यानी कि 10वां जो प्रश्न है वो है कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये, अकबर ने। अकबर ने जो है तंबाकू का सेवन सबसे पहले किया था मुगल सम्राटों में। तो इस तरह से 5 चैप्टर के सभी प्रश्नों के उत्तर को हम लोगों ने देख लिया। दोस्तों इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो आपके इतिहास विषय का 6ठा चैप्टर है मुगल साम्राज्य इतिवृत्त द्वारा इतिहास का पुनर्निर्माण। और इस चैप्टर का पहला VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था, तो दोस्तों मुगल काल में जिले को सरकार कहा जाता था। वर्तमान समय में कहते हैं ना कि झारखंड में कितने जिले हैं, तो उत्तर है 24 जिले। अगर ये मुगल काल में होता तो क्या कहते कि झारखंड में कुल कितने सरकार हैं, तो 24 सरकार हैं, इस तरह से कहा जाता। तो यहाँ पर इस प्रश्न के उत्तर को हम लोगों ने देखा कि जिले को जो है सरकार कहा जाता था मुगल प्रशासन में। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो इस चैप्टर का आपका दूसरा प्रश्न है कि शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। ख्वाजा गरीब नवाज का जो दरगाह है वो कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों ये राजस्थान के अजमेर में है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। इसका तीसरा प्रश्न है कि किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया था, तो इसका सही उत्तर होगा अकबर महान ने, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो चौथा प्रश्न है कि आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता था, तो ये होगा आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब। औरंगजेब जो है इसको आलमगीर के नाम से भी जाना जाता था। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो 5वां प्रश्न है वो है कि औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया कहाँ पर बिताया, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, दक्षिणी भारत या उत्तर भारत, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण भारत में। इसका 6ठा प्रश्न है कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो दोस्तों भारत का जो अंतिम मुगल सम्राट था वो बहादुर शाह जफर था, जो ऑप्शन नंबर डी में है, जिसने 1857 ईस्वी के
क्रांति या फिर कहें कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था और इस समय इनका जो उम्र है 81 साल था। दोस्तों इसका हम लोग आगे बढ़े तो 7वां प्रश्न है कि बुलंद दरवाजा कहाँ है, तो इसका सही उत्तर होगा फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में 1571 ईस्वी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किया गया था। तो इस तरह से हम लोगों ने 7वें प्रश्न के उत्तर को देखा। इसका 8वां प्रश्न आपका है कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। बहुत ही आसान प्रश्न है और इसका सही उत्तर होगा शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया था। और दोस्तों ये जो बनना शुरू हुआ था 1632 ईस्वी में बनना शुरू हुआ था और कंप्लीट कब हुआ था आप लोग कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। दोस्तों इसका हम लोग आगे बढ़ें तो आपका 9वां प्रश्न है कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये आपका जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है। ताजमहल कहाँ पर है, यमुना नदी के किनारे है। इसका 10वां प्रश्न है कि भारत में सुलह ये कुल की नीति का प्रतिपादन किसने किया, तो ये किया था अकबर महान ने। ऑप्शन नंबर बी, जिसने दीन ए इलाही धर्म का शुरुआत किया था। तो इस तरह से हम लोगों ने 10 प्रश्नों के उत्तर को देख लिया। दोस्तों इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आपके इतिहास विषय का 7वां चैप्टर है हम्पी विजयनगर का स्थापत्य। और इस चैप्टर का पहला VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, और ये जो आपका झारखंड बोर्ड एग्जाम 2016 में भी पूछा गया था, जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरिहर एवं बुक्का राय ने। दोस्तों हरिहर एवं बुक्का राय ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, जो संगम वंश के शासक थे। इसका दूसरा प्रश्न है कि हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1986 ईस्वी में। तो इस तरह से हम लोगों ने 2 प्रश्नों के उत्तर को देखा। इसका तीसरा प्रश्न है कि रूस में भारत विद्या का जनक यानी कि फादर ऑफ रशियन आइडियोलॉजी किसे कहा जाता है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, GS लिविदेव को। इसका चौथा प्रश्न है कि गोपुरम का संबंध है, तो गोपुरम का संबंध किससे है, तो ये मंदिर से है। मंदिर के प्रवेश द्वार को क्या कहते थे, गोपुरम कहा जाता था। इसका हम लोग आगे बढ़े तो 5वां प्रश्न आपका है कि आमुक्त माल्याद किसने लिखी, तो इसका सही उत्तर होगा कृष्ण देव राय, जो आपका यहाँ पर है। इसका 6ठा प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य द्वारा असैनिक और सैनिक सेवा के लिए दिए जाने वाला भूमिदान क्या कहलाता था, तो ये कहलाता था अमरम, जो आपका यहाँ ऑप्शन नंबर डी में है। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका 7वां प्रश्न है कि गोपुरम से आप क्या समझते हैं, तो दोस्तों मंदिरों के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता था, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। इसका 8वां प्रश्न है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका हम्पी में है। ऑप्शन नंबर ये सही है। इसका 9वां प्रश्न है कि आयंगर व्यवस्था संबंधित थी, तो किससे संबंधित थी, तो ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित थी, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इसका 10वां प्रश्न है कि हरिहर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे, तो ये आपका संगम वंश के शासक थे। ऑप्शन नंबर ये सही है। तब हम लोग आगे बढ़े तो आपका 8वां चैप्टर है भक्ति सूफी परंपराएं, और इसमें आपका पहला VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है, तो ये आपका अजमेर राजस्थान में है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आपका दूसरा प्रश्न है कि बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है, तो कबीर का उपदेश संग्रहित है। तीसरा प्रश्न है कि निम्न में से महिला रसवादी संत कौन थी, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रबिया। इसका चौथा प्रश्न है कि निम्न में से महिला संत थी, तो कौन थी, मीरा है, अंडाल है, कराइकल है और इनमें से सभी, तो इसका सही उत्तर होगा इनमें से सभी थी। इसका हम लोग आगे बढ़े तो 5वां प्रश्न है कि निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है, तो इसमें जो हम लोग देख रहे हैं चिश्ती है, सुहावर्दी है, कादिरी है, फिरदौसी है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये, चिश्ती सूफी सिलसिले से। इसका 6ठा प्रश्न है कि तलवंडी ननकाना साहिब किनका जन्म स्थान है, तो दोस्तों ये जन्म स्थान है गुरु नानक का। ऑप्शन नंबर बी सही है। इसका 7वां प्रश्न है कि कबीर शिष्य थे, किसके शिष्य थे, तो ये रामानंद के थे। ऑप्शन नंबर सी सही है। इसका हम लोग आगे बढ़े तो 8वां प्रश्न है आपके लिए कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था, तो दोस्तों इसका शुरुआत किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने और इसको पूरा किया था इल्तुतमिश ने। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर
सी सही होगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आपका 9वां प्रश्न है कि रामानंद के शिष्य कौन थे। तो दोस्तों रामानंद के शिष्य कौन कौन थे? रैदास भी थे, कबीर भी थे, धन्ना और पीपा भी थे, यानी कि इनमें से सभी सही होगा। इसका 10वां प्रश्न है कि बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे। तो वो थे चैतन्य महाप्रभु। ये जो ऑप्शन है ये आपका सही होगा। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने कुल मिलाकर के 8 चैप्टर के कुल मिलाकर के 80 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को देख लिया है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आपका 9वां चैप्टर है आतरियों के नजरिए, और इस चैप्टर का पहला VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था। तो ये आया था मोहम्मद गजनवी के साथ में। इसका दूसरा प्रश्न है कि अल-बरूनी किस भाषा का जानकार नहीं था। तो दोस्तों ये जो अल-बरूनी है ये संस्कृत भाषा, सीरियाई भाषा और इब्रू भाषा का जानकार था, लेकिन सी में जो दिया यूनानी भाषा इसका जानकार नहीं था, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो आपका तीसरा प्रश्न है कि किताब उल हिंद अथवा तहकीक ए हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा हुआ है। तो दोस्तों इसमें लिखा हुआ है अल-बरूनी का यात्रा वृत्तांत। इसका चौथा प्रश्न है कि किस विदेशी यात्री ने पुराणों का अध्ययन किया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये अल-बरूनी ने। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो आगे आपका 5वां प्रश्न है जिसमें दिया गया कि हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया था। तो यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं ये में अब्दुल रजाक, बी में अल-बरूनी, सी में बर्नियर और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इसका छठा प्रश्न है कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा है। तो दोस्तों इसने अपनी यात्रा का विवरण जो है अरबी भाषा में लिखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। इसका 7वां प्रश्न है कि इब्न बतूता किस देश का यात्री था। तो ये था मोरक्को का यात्री, ऑप्शन नंबर ये सही होगा। इसका हम लोग आगे बढ़ें तो 8वां प्रश्न है कि मोहम्मद इब्न जुजिये ने मोरक्को के सुल्तान के कहने पर किसका यात्रा वृत्तांत लिखा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इब्न बतूता का। इसका 9वां प्रश्न है कि अपनी आंखों के सामने सती प्रथा का दृश्य देखकर कौन विदेशी यात्री मूर्छित हो गया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इब्न बतूता। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो आपका इस चैप्टर का 10वां प्रश्न है कि फ्रांसवा बर्नियर था, क्या था? एक इतिहासकार था, एक राजनीतिक दार्शनिक था, एक चिकित्सक था, इनमें सभी था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो 10वां चैप्टर है कि उपनिवेशवाद सरकारी अभिलेखों का अध्ययन, और इस चैप्टर का पहला VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे। तो इसमें सही उत्तर होगा पुर्तगाली। पुर्तगाल का जो वास्को डिगामा है वही सबसे पहले भारत आया था 1498 ईस्वी में। तो इस तरह से हम लोगों ने इस चैप्टर के पहले प्रश्न के उत्तर को देखा। इसका दूसरा प्रश्न है कि भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था। तो वो था वास्को डिगामा, जो अभी हमने बताया 1498 ईस्वी में आया था। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो तीसरा प्रश्न है कि भारत में अंग्रेजों द्वारा उपनिवेश की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका जो हम लोग उद्देश्य देख रहे हैं दिया हुआ है कच्चा माल प्राप्त करना, दूसरा में दिया भारत का विकास करना, तीसरा में दिया है उनके द्वारा निर्मित वस्तु को भारत में बेचना, और चौथा में दिया भारत में शिक्षा का विस्तार करना। तो यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं आपका ये जो ऑप्शन है यानी कि दूसरा और चौथा ये गलत है। सही कौन कौन है? पहला और तीसरा, यानी कि पहला तीसरा कहाँ पर है? ये आपका सही होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो आगे आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें लिखा हुआ है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में। दोस्तों कुल मिलाकर के 100 व्यापारियों ने मिल करके लंदन में जो है 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो आपका 5वां प्रश्न है कि किसको बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है 1793 ईस्वी में बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त को शुरू किया था। इसका छठा प्रश्न है कि महलवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड बेंटिक। दोस्तों इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो 7वां प्रश्न है
वह है कि दामिनी कोह क्या था? तो ये था आपका भूभाग। यहाँ जो देख रहे हैं उपाधि, तलवार या जागीर, ये नहीं था, बल्कि सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये भूभाग। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो 8वां प्रश्न है वह कि अस्थाई बंदोबस्त संबंधित था, किससे था? तो ये आपका जो है कॉर्नवालिस से संबंधित था, लॉर्ड कॉर्नवालिस से। इसका 9वां प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा शाह आलम द्वितीय ने प्रदान की थी। इसका 10वां प्रश्न है कि महालवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था मार्टिन बर्ड के द्वारा। ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने आपका जो 10वां चैप्टर था उसके 10 प्रश्नों के उत्तर को भी देख लिया। दोस्तों इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आपका 11वां चैप्टर है 1857 का आंदोलन, और इसमें पहला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति आरंभ हुई थी। कब आरंभ हुई थी? 10 मई, 13 मई, 18 मई या 26 मई? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये 10 मई 1857। इसका दूसरा प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कैनिन। दोस्तों इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आपका तीसरा प्रश्न है कि 1857 की क्रांति से पूर्व अफवाहें फैल रही थी। कौन कौन सी अफवाह सही है? बहुत सारी अफवाहें फैल रही थी, तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 3 अफवाह दिया हुआ है। तो इसमें सही क्या है उसको सेलेक्ट करना है। जिसमें ए में दिया हुआ है कारतूसों में गाय एवं सुअर की चर्बी भरी हुई है, ये सही है। इसका बी में दिया हुआ है कि घी, आटा व शक्कर में गाय व सुअर की हड्डियों का चूरा मिल रहा है, ये भी सही है। इसका हम लोग आगे बढ़े तो तीसरी जो अफवाह है वह है कि गांवों में चापातियां एवं छावनी में कमल के फूल भेजे जा रहे हैं, ये भी सही है। यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उक्त सभी अफवाहें फैल रही थी। इसका दोस्तों चौथा प्रश्न है कि किस महिला ने सतारा, उज्जैन, ग्वालियर आदि में 1838 से 1863 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र किया? तो यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं ऑप्शन में दिया हुआ है रानी लक्ष्मीबाई, और बी में है महारानी बैजाबाई सिंधिया, और सी में बेगम हजरत महल, और डी में दिया है आजीनन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, महारानी बैजाबाई सिंधिया। तो इस तरह से हम लोगों ने चौथे प्रश्न के उत्तर को देखा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो 5वां प्रश्न है कि पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो यहाँ पर जो ऑप्शन देख रहे हैं ये में पीर अली है, बी में अमर सिंह है, सी में वाजिद अली है, डी में कुंवर सिंह है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये पीर अली। आप लोग सोच रहे होंगे कुंवर सिंह, लेकिन इसने पूरे बिहार का नेतृत्व किया था, ये सिर्फ पटना का नेतृत्व नहीं किए थे। यानी कि इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये पीर अली। दोस्तों इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो छठा प्रश्न है कि रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता था? यानी कि झांसी की जो रानी थी तो उसको कौन कौन से नामों से जाना जाता था? तो उसको जाना जाता था छबीली, मन्नू, मणिकर्णिका, यानी कि इनमें से सभी नामों से उसको जाना जाता था। दोस्तों इसका 7वां प्रश्न है कि 1857 के गदर को किसने क्रांति कहा था? तो ये कहा था कार्ल मार्क्स ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका सही है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आपका 8वां प्रश्न है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता था या थी, कौन था? तो ये होगा आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, कुंवर सिंह, जो जगदीशपुर के जमींदार थे। इसका 9वां प्रश्न है कि व्यपगत यानी कि हड़प के नीति के सिद्धांत का संबंध किससे है? तो ये सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका 10वां प्रश्न है कि अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। झांसी की रानी ने कहाँ किया था? झांसी में किया था। दोस्तों इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आपका 12वां चैप्टर है उपनिवेशिक शहर नगरीकरण नगर योजना स्थापत्य, और इसमें पहला प्रश्न है कि विक्टोरिया टर्मिनल किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? यानी कि VT जो मुंबई में स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, तो वह किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये नवगोथिक शैली। तो इस तरह से हम लोगों ने 12वें चैप्टर के पहले प्रश्न को देखा। इसका दूसरा प्रश्न है कि गेट वे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? दोस्तों ये जो गेट वे ऑफ इंडिया है
ये मुंबई में है और इसका निर्माण 1911 ईस्वी में किया गया था, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका तीसरा प्रश्न है कि फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है, तो ये आपका कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसका चौथा प्रश्न है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई, कब हुई, तो ये हुई थी 1911 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। पांचवा प्रश्न है कि ब्रिटिश शासनकाल में भारत में धन प्रवाह या धन प्रवास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी ने। इसको दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो छठा प्रश्न है कि गेट वे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडो सारा सैनिक। तो इस तरह से हम लोगों ने छठे प्रश्न के उत्तर को देखा। सातवां प्रश्न है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 1773 ईस्वी में। दोस्तों भारत में वर्तमान समय में एक ही सर्वोच्च न्यायालय है, वो कहाँ पर स्थित है, आप लोग कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। दोस्तों इसके बाद आठवां प्रश्न है कि भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी, तो ये हुई थी 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के समय में। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो आपका नौवां प्रश्न है कि भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था, तो वो वास्को डी गामा था, 1498 में आया था। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो 10वां प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो 1600 ईस्वी में हुई। इसका प्रश्न ऊपर में भी एक था। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका 13वां जो चैप्टर है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, और इस चैप्टर का पहला प्रश्न है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस, जिसको नेताजी भी कहते हैं। और इन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, साथ ही साथ जय हिंद का नारा भी दिया था। इसका दूसरा प्रश्न है कि 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था, तो दोस्तों 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, जिसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। वहीं पर ये जो खिलाफत आंदोलन है ये जनवरी 1921 में हुआ था। वहीं पर असहयोग आंदोलन भी जनवरी 1921 में हुआ था। बहुत जगह पर हम लोग देखते हैं असहयोग आंदोलन के बारे में 1920 ईस्वी लिखा रहता है, लेकिन हम लोग क्लास 10 में पढ़े हैं कि 1921 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। वहीं पर सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था, ये शुरू हुआ था 1930 ईस्वी में दांडी मार्च के माध्यम से। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने दूसरे प्रश्न के उत्तर को देखा। इसका तीसरा प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था, तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, यानी कि ये आपका सही है ऑप्शन नंबर ये। इसका चौथा प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट कानून किस वर्ष पारित हुआ था, तो ये पारित हुआ था 1919 ईस्वी में। इसका पांचवा प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, तो इसकी शुरुआत की थी महात्मा गांधी ने जनवरी 1921 ईस्वी में। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो छठा प्रश्न है वह कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो दोस्तों स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे, मोतीलाल नेहरू थे और चित्तरंजन दास थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, बी और सी दोनों। इसका सातवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था, तो ये शुरू हुआ था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था। इसका दोस्तों आठवां प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था, तो चंपारण में शुरू किया था 1917 ईस्वी में। इसका हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो नौवां प्रश्न है वह है कि महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में। इसका 10वां प्रश्न है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो दोस्तों इनके राजनीतिक गुरु जो थे वे थे गोपाल कृष्ण गोखले, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका 14वां चैप्टर है भारत का विभाजन एवं अलिखित स्रोतों से अध्ययन, और इसमें पहला प्रश्न है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो इसका उत्तर होगा 1885 ईस्वी में। दोस्तों 1885 ईस्वी में बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी, जिसके संस्थापक ये यो ह्यूम थे और प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। तो इस तरह से पहले प्रश्न के उत्तर को हम लोगों ने देखा। इसका दूसरा प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, कौन थे, तो वे थे सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर ये आपका सही है। इसका हम लोग आगे बढ़े तो तीसरा प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो भी थे सी राजगोपालाचारी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी।
इसका चौथा प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, किसने की थी? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी कि बोमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। इसका पांचवा प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड माउंटबेटन यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो छठा प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? तो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया गया है। इसका सातवां प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो वो थे येयो ह्यूम, जो एक अंग्रेज अधिकारी थे, रिटायर किए हुए। तो इस तरह से हम लोगों ने 7 प्रश्नों के उत्तर को देखा। इसका 8वां प्रश्न है कि मुस्लिम लीग ने मुसलमानों हेतु पृथक राष्ट्र पाकिस्तान की मांग कब उठाई? तो ये उठाया था 1940 ईस्वी में, यानी कि 1940 से पाकिस्तान का मांग करना शुरू किया और 1947 में पाकिस्तान अलग हो गया भारत से, और भारत और पाकिस्तान दोनों को जो है आज़ादी मिली। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो 9वां प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस ने कहां पर आजाद हिंद फौज का गठन किया था? तो ये किया था आपका सिंगापुर में, ऑप्शन नंबर डी। इसका 10वां प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा कौन थी? तो ये थी एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर ये आपका सही है। इसका हम लोग आगे बढ़ें तो आपका 15वां चैप्टर आता है, और 15वां चैप्टर आपका है भारतीय संविधान का निर्माण, और इसमें पहला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये लॉर्ड माउंटबेटन। यह जो प्रश्न है ऊपर में भी एक जगह आया था। इसका दूसरा प्रश्न है कि भारत किस वर्ष गणतंत्र बना? तो दोस्तों भारत जो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को गणतंत्र हुआ था, यानी कि भारत का संविधान लागू हुआ था। इसका तीसरा प्रश्न है कि संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो यह किया गया था 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो आगे आपका चौथा प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। ऑप्शन ए में दिया है पैथिक लॉरेंस, बी में दिया है ए.बी. अलेक्जेंडर, और सी में दिया है सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी कि ये तीनों जो है कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। ठीक है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो 5वां प्रश्न है, यहाँ 15 हो गया, इसको 5 पढ़िएगा। तो इसमें दिया गया है कि पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री था लियाकत अली। और दोस्तों भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? आप लोग कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिएगा। इसका छठा प्रश्न है कि संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? तो संविधान के निर्माण में जो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो 7वां प्रश्न है आपके लिए कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। इसके बाद 8वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे। इसका 9वां प्रश्न है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। इसका 10वां प्रश्न जो आपका है वो क्या है कि भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान का जनक या पिता कहा जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आज हम लोगों ने इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 12 के छात्रों के इतिहास के सभी 15 चैप्टर के वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को देखा, और ठीक इसी तरह से पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी या फिर अन्य विषयों के उत्तर को भी अपलोड करूंगा। इसीलिए आप सभी छात्र इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रख सकते हैं। और दोस्तों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा तो अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, साथ ही साथ लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट दे करके हमारे हौसले को बढ़ाइए। तो दोस्तों फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय झारखंड, जोहार झारखंड।